तो हेलो बच्चों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो हर स्टूडेंट का एक फेवरेट टॉपिक होता है और जिससे मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज की जो हमारी क्लास है सेल टॉपिक के बारे में होने वाली है। सेल के साथ ही होता है टिश्यू। तो सेल और टिश्यू दोनों के बारे में पढ़ेंगे अपन। जो आज की क्लास का उद्देश्य देखी जाए तो इसका उद्देश्य है जो फर्स्ट सेमेस्टर बीएससी नर्सिंग का फर्स्ट सेमेस्टर उसके एग्ज़ाम होने वाले अप्रैल के फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो जाएंगे उनके एग्ज़ाम। तो उनके एग्ज़ाम को देखते हुए एक क्लास रिकॉर्ड की जा रही है। तो इस वीडियो में सेल और टिश्यू से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बताया गया है जो आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे आपको। तो बिना देरी किए वीडियो को लंबा ज़्यादा नहीं करके हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम बात करेंगे सेल के बारे में कि सेल क्या होती है। तो सेल सेल हमारे शरीर की फंक्शनल एंड स्ट्रक्चर यूनिट होती है। जो बॉडी सेल होती है हमारे शरीर की फंक्शनल एंड स्ट्रक्चर यूनिट होती है। सेल इज़ दी बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। जो सेल होती है अपने जो बॉडी होती है उसकी एक बेसिक प्राइमरी यूनिट होती है सेल। ह्यूमन बॉडी मिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बना होता है। जो एक मानव की बॉडी होती है वो मिलियन सेल से मिलकर बनी होती है। नेक्स्ट बात करेंगे हम मेन पार्ट ऑफ द सेल कि सेल के कौन कौन से पार्ट होते हैं जिनसे एक सेल मिलकर बनी होती है। तो पहला अपना है सेल मेम्ब्रेन, दूसरा है अपना साइटोप्लाज्म, तीसरा अपना न्यूक्लियर। ये तीन इसके पार्ट होते हैं जिनसे एक सेल मिलकर बनी होती है। तो पहले बात करेंगे इसमें से सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, जैसे कि आप मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ स्क्रीन पर। जैसे कि ये कोई सेल है, इसकी आउटर लेयर है, ये है गई इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, एक ही बात है दोनों। इसके ये फॉस्फोलिपिड से मिलकर बनी होती है जिसके फंक्शन की बात हम आगे करेंगे। इसका जो मेन फंक्शन होता है ये बाह्य आघातों से बचाती है, प्रोटेक्शन में हेल्प करती है एक इंटरनल ऑर्गन की सेल। सेल मेम्ब्रेन को ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाता है। मैंने आपको पहले बता दिया था, ये आगे भी आप भी गया। सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाता है, सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। सेम है ये दोनों। इट इज़ द आउटर बाउंड्री ऑफ द सेल। जो सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ये आउटर बॉडी बाहरी एक दीवार होती है सेल की, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाता है। तो हम नेक्स्ट बात करेंगे फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो अपनी प्लाज्मा होती है तो सॉरी सेल होती है उसके कौन कौन से फंक्शन होते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो पहला है इसमें सेल को प्रोटेक्शन देती है। अपनी जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो सेल को प्रोटेक्शन करती है। दूसरा होता है कंट्रोल मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इन एंड आउट ऑफ द बॉडी। जो अपने कंट्रोल करती है सब्सटेंस जो सेल के अंदर और जो बाहर जो अपने ऑर्गेनल्स मिलते हैं उनको कंट्रोल करती है। मेंटेन द शेप ऑफ द सेल। जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो मेंटेन करती है जो अपनी सेल होती है उसकी संरचना को। इसे सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। नेक्स्ट बात करने वाले हम सेल ऑर्गेनल्स के बारे में कि सेल ऑर्गेनल्स कौन कौन से होते हैं और कौन कौन से सेल ऑर्गेनल पाए जाते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं मोस्टली। तो हम बात करने वाले हैं आज इसके बारे में। एक मिनट को पहला है राइबोसोम। राइबोसोम क्या होता है, राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल कहा जाता है। जो अपनी बॉडी में सेल होती है उसमें राइबोसोम पाया जाता है जो प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। अपनी जो बॉडी में जो प्रोटीन बनता है वो राइबोसोम बनाता है। नेक्स्ट है इट हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस, यही इंग्लिश का वर्जन है इसका। ये हेल्प करती है प्रोटीन सिंथेसिस में। नेक्स्ट है माइक्रोकॉन्ड्रिया। माइक्रोकॉन्ड्रिया क्या होता है, माइक्रोकॉन्ड्रिया इज नाउ एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। जो माइक्रोकॉन्ड्रिया होता है उसको पावर हाउस बोला जाता है सेल का। फंक्शन क्या होता है इसका, प्रोड्यूस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। जो माइक्रोकॉन्ड्रिया होता है पावर हाउस होता है सेल का जो प्रोड्यूस करता है एटीपी के फॉर्म में एनर्जी। एनर्जी होती है वो प्रोड्यूस करता है कौन सेल, एटीपी के फॉर्म में इसमें। तो फिर नेक्स्ट बात करने वाले हैं, ये एग्ज़ाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है इसके बारे में। कलर दूसरा चेंज करते हैं अपन, ये ठीक है। सेल डिवीजन कि सेल डिवीजन होता क्या है। सेल डिवीजन वह प्रोसेस है जिसमें एक सेल दो नई सेल बनाती है। जैसे कि ये कोई सेल है, इसका सेल डिवीजन होगा तो एक सेल दो सेल बनाती है, इसमें डॉटर सेल की कहते हैं। तो ये सिस्टम है इसका। नेक्स्ट बात करते हैं सेल डिवीजन इज नेसेसरी फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर।
सेल का डिवीजन जरूरी क्यों होता है? सेल डिवीजन इज नेसेसरी ग्रोथ एंड रिपेयर। अपनी जो सेल है एक, ये डिवीजन होगा 2 सेल में तो ये न्यू सेल बनेंगी जो अपनी बॉडी के रिपेयर हो जाती हैं। इसमें 2 फेज होता है, एक होता है इंटरफेज और दूसरा होता है एम फेज। एम फेज और इंटरफेज 2 फेज होती है सेल डिवीजन की, जिनके में सेल डिवीजन होता है। नेक्स्ट बात करते हैं इंटरफेज। ये सेल साइकिल का लॉन्गेस्ट फेज होता है। जो अगर हम बात करें हम इंटरफेज की, जो सबसे बड़ा फेज होता है जिसमें सेल डिवीजन होता है, सबसे बड़ा फेज होता है इंटरफेज। ये क्वेश्चन में 1 नंबर में एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच ऑफ द पार्ट ऑफ सेल डिवीजन इज लॉन्गेस्ट। तो ये इंटरफेज होता है सेल डिवीजन का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट। इंटरफेज हैज 3 स्टेज। तो इंटरफेज होता है, इसमें 3 स्टेजेज होती हैं। पहली होती है जीवन फेज। जीवन फेज में क्या होता है? सेल की ग्रोथ होती है। जीवन फेज स्टार्ट होता है पहले, इसके बाद जो सेल की ग्रोथ रेगुलरली ग्रोथ होती है सेल की। सेकंड होता है एस फेज। एस फेज डीएनए रेप्लिकेशन। एस जीवन फेज कंप्लीट होने के बाद एस 1 फेज स्टार्ट होता है जिसमें डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। उसके बाद स्टार्ट होता है G2 फेज। G2 फेज प्रिपरेशन ऑफ डिवीजन। G2 फेज जब स्टार्ट हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद होता है सेल डिवीजन। सेल डिवीजन होता है किसके बाद? ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर में बनता है कि किस फेज के बाद सेल प्रिपरेशन होती है सेल डिवीजन के लिए। तो इसका आंसर होता है G2 फेज के बाद सेल तैयार हो जाती है डिवीजन के लिए। तो नेक्स्ट बात करेंगे हम एम फेज के बारे में। एम फेज में कौन कौन से फेज होते हैं और क्या क्या है उनके बारे में सारी चीज़ देखेंगे अपन। पहला होता है इसमें इस एम फेज को मियोटिक फेज भी बोलते हैं, और जो इंटर फेज होता है मायोटिक फेज बोलते हैं उसको। इस फेज में एक्चुअल डिवीजन होता है 4 स्टेज में। जो अपनी एम फेज है इसमें 4 स्टेजेज जो होती हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। सबसे पहले फेज होती है इसमें प्रोफेज। प्रोफेज में क्या होता है? क्रोमोसोम विजिबल हो जाते हैं। जो अपने सेल में क्रोमोसोम पाए जाते हैं उनको अपन देख सकते हैं प्रोफेज के अंदर। प्रोफेज के अंदर अपने जो क्रोमोसोम है उनको देख सकते हैं। सेकंड होती है मेटाफेज। क्रोमोसोम सेंटर में अरेंज होते हैं। जो अपना क्रोमोसोम होता है वो, जैसे कि ये कोई सेल है अपनी, इसके सेंटर में आ जाते हैं क्रोमोसोम, इस जगह क्रोमोसोम आ जाते हैं। सेकंड है थर्ड है एनाफेज। क्रोमोसोम अपोजिट पोल की तरफ मूव करते हैं। जैसे कि ये कोई अपनी सेल है, इस जगह पे मेटाफेज में अपने क्रोमोसोम होते हैं। ये सुपीरियर पोल हो गया, इन्फीरियर पोल हो गया। तो क्रोमोसोम होते हैं इधर चले जाते हैं और इधर चले जाते हैं, मतलब जो मेटाफेज की अपोजिट हो जाती है वो। नेक्स्ट है टीलोफेज। 2 न्यूक्लियर फॉर्म बन जाती हैं। इसके बाद ये अलग सेल बन जाती है और ये अलग सेल बन जाती है। ये दोनों आप देख रहे हो। इसके बाद ये सेल अलग हो जाएगी, ये सेल अलग हो जाएगी। इस तरह से इसमें एम फेज कंप्लीट होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम टिश्यू के बारे में। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टिश्यू। ये टिश्यू से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। अगर बात करें फर्स्ट सेमेस्टर एनाटॉमी की, तो इसमें से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कनेक्टिव टिश्यू, जो 10 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अपन बात करेंगे टिश्यू के बारे में। पहला, टिश्यू की डेफिनेशन। टिश्यू वह ग्रुप होता है जिसमें सिमिलर स्ट्रक्चर एंड सिमिलर फंक्शन वाले सेल मिलकर काम करते हैं। एक ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल परफॉर्मिंग ए स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ इज कॉल्ड टिश्यू। जो एक ही तरह की सेल जो एक ही काम करती हो, उन दोनों को मिला के बनता है टिश्यू। अपन बोल सकते हैं एक सेल है और उसके जैसी दूसरी सेल से मिलकर ये बनता है टिश्यू। एग्जाम्पल, मसल सेल्स मिलकर मूवमेंट करती हैं। अगर मसल सेल से ही मिलकर टिश्यू को निर्माण करेगी। अगर ये मसल सेल है, ये कार्डियक सेल है, तो ये मिल के टिश्यू का निर्माण नहीं कर सकती बिल्कुल। अगर नेक्स्ट बात करते हैं एक फ्लो चार्ट के माध्यम से इसके जो डिवीज़न है उसके समझते हैं कि कौन कौन से डिवीज़न है और कैसे कैसे समझ सकते हैं इसके बारे में। तो ये फ्लो चार्ट दिया है, एक ईजी हो जाएगा समझने के लिए आपके लिए। तो बात करते हैं अपन इसके बारे में। तो पहला है टिश्यू। टिश्यू अपने 4 तरह के 4 टाइप के टिश्यू होते हैं। पहला होता है एपिथेलियम टिश्यू। एपिथेलियम टिश्यू होता है। सेकंड होता है कनेक्टिव टिश्यू। तीसरा होता है मसल्स टिश्यू और चौथा है नर्वस टिश्यू।
देखो पहला नंबर का है एपिथेलियम, सेकंड नंबर का कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड नंबर का है मसल्स टिश्यू और फोर्थ नंबर का नर्वस टिश्यू। ये 4 टिश्यू होते हैं अपने में जो जिससे अपनी बॉडी पूरी मिलकर बनी होती है। तो पहले हम बात करते हैं फर्स्ट नंबर के बारे में। हाँ, फर्स्ट नंबर की बात करें, अपना है फर्स्ट नंबर एपिथेलियम टिश्यू। एपिथेलियम टिश्यू के बारे में बात करते हैं तो ये अपनी जो बॉडी सरफेस होती है, बॉडी सरफेस को कवर कर और प्रोटेक्ट करती है। जो अपने आप को एक विजिबल ऑर्गन होता है, जैसे कि अपनी स्किन है, और जो भी अपनी बॉडी की सरफेस होती है या किसी भी ऑर्गन की सरफेस होती है वो एक एपिथेलियम टिश्यू से मिलकर बनी होती है। तो इसका जो काम होता है, पहला बॉडी सरफेस को कवर और प्रोटेक्ट करती है। सेकेंड है इसका एब्जॉर्बेशन का काम करती है, जैसे इंटेस्टाइन एब्जॉर्बेशन का भी काम करता है एपिथेलियम टिश्यू। और तीसरा है सिक्रेशन में हेल्प करती है, जैसे ग्लैंड में। जैसे अपनी बॉडी में ग्लैंड होती है जो काफ़ी हार्मोन का भी सिक्रेशन करती हैं, तो मोस्टली उनमें एपिथेलियम टिश्यू प्रेजेंट होता है। और इसके टाइप की बात करें तो 4 टाइप होते हैं इसका। स्ट्रेटिफाई एपिथेलियम टिश्यू, कोलुमिनार एपिथेलियम टिश्यू, स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू और चौथा है कुबोडियल एपिथेलियम टिश्यू। तो हम बात करते हैं इसके फंक्शन के बारे में, हो गया था। नेक्स्ट बात करते हैं अपन इस कलर से, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी एग्जाम्पल, कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं। जैसे मैंने आपको बता दिया था स्किन हो गया, स्किन में लाइनिंग और स्टोमक, ये इसके एग्जाम्पल हो गए एपिथेलियम टिश्यू के बारे में। चौथा है इसमें कनेक्टिव टिश्यू, मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। तो हम बात करते हैं कि कनेक्टिव टिश्यू क्या होती है। कनेक्टिव टिश्यू वो होता है जो एक दूसरे से कनेक्ट होता है। जैसे अपने बात करें ब्लड क्या है, ब्लड भी एक कनेक्टिव टिश्यू है जो तरल फॉर्म में पाया जाता है अपनी बॉडी में। मोस्टली एक एग्जाम्पल है कनेक्टिव टिश्यू का। तो पर इसमें दे भी रखा है, जैसे बोन हो गया, ब्लड हो गया, बोन हो गया, कार्टिलेज, लिगामेंट, टेंडर, एडिपोज टिश्यू, ये सब आपस में कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से। बोन आप सबको मालूम है, आप पढ़ रहे हो एनाटॉमी कि एक बोन दूसरे बोन से जुड़ी होती है तो कनेक्ट होती है, तो कनेक्टिव टिश्यू हो गया। तो उसके फंक्शन के बारे में बात करते हैं तो बॉडी पार्ट पहला होता है, बॉडी पार्ट को सपोर्ट और कनेक्ट प्रदान करता है। जैसे कि ये कोई बोन है और ये कोई बोन है, ये आपस में जुड़ गई तो ये कोई कनेक्टिव टिश्यू। ये इसका ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस ब्लड, जैसे कि अपने आरबीसी होती है वो ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाती है, तो ये होगा कनेक्टिव टिश्यू। प्रोटेक्शन ऑफ स्टोरेज ऑफ फैट, जो अपने कनेक्टिव टिश्यू होता है उनका एक इंपॉर्टेंट रोल होता है, जो अपनी बॉडी होता है उसको प्रोटेक्शन भी देते हैं और स्टोरेज करता है जो फैट का, इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन इसके एग्जाम्पल के, बॉडी को शेप देती है, ये एग्जाम्पल है। मसल्स टिश्यू, मसल्स टिश्यू के कौन कौन से टाइप होते हैं इसके बारे में देखते हैं अपन एक बार। स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल और कार्डियक मसल, ये 3 टाइप की अपने बॉडी में मसल्स होती हैं। अगर बात करें हम कार्डियक थर्ड नंबर मसल्स की, जो ये ओनली हार्ट में प्रेजेंट होती है, हार्ट में प्रेजेंट होती है कार्डियक मसल। अब की बार जो एग्ज़ाम हुआ था फर्स्ट सेमेस्टर एनाटॉमी का, उसमें 2 नंबर का क्वेश्चन आया था मसल्स के बारे में बताओ आप। दूसरा था स्मूथ मसल और तीसरा था स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल जो अपनी बॉडी में जो एक स्ट्रक्चर होती है उसमें प्रेजेंट होती है। फंक्शन की बात करते हैं अपन इस कलर से, फंक्शन की बात करते हैं, बॉडी मूवमेंट करवाना। अपनी जो बॉडी में जो मूवमेंट होते हैं वो मसल्स के द्वारा ही होते हैं। अगर हम जैसे कि अपने हाथ से पैर को छूते हैं तो ये मूव होता है बॉडी का। हार्ट पंपिंग में हेल्प करना, जो अपनी थर्ड नंबर की कार्डियक मसल है जो हेल्प करती है, जो हार्ट जो पंप करता है ब्लड को उसमें हेल्प करती है। इंटरनल ऑर्गन की मूवमेंट, अपने जो अंदर के जो ऑर्गन होते हैं उनकी हेल्प करती है मसल्स। इसमें हार्ट मसल कंटिन्यूस वर्क करती है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। जैसे कि अपने हार्ट की मसल है वो 24 घंटे की काम करती है कार्डियक मसल। छठा है इसमें नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू की बात करें तो ये ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व में पाई जाती है। नर्वस टिश्यू अपनी बहुत बॉडी में कम प्रेजेंट होता है, पर मोस्टली जहाँ प्रेजेंट होता है वो इम्पोर्टेंट होता है। ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व में प्रेजेंट होती है। फंक्शन की बात करें इसकी अगर हम, तो बॉडी में सिंगल ट्रांसमिटेड करता है। जो अपनी बॉडी में आपने सोचा होगा कि जैसे आपको गर्म पानी से या कहीं का टच होता है तो आप तुरंत वहाँ से हाथ हटा लेते हो, तो
तो आपका जैसे स्टिमुलस जनरेट होता है तो वो आपके माइंड तक जाता है, माइंड से संकेत आता है अपने उस ऑर्गन तक, तो वहाँ से आप तुरंत हाथ हटा लेते हो। कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन करना, जैसे कि अपनी बॉडी एक कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन, जैसे कि आप चलोगे तो ऑटोमेटिक आपके हाथ हिलेंगे, तो ये नर्वस टिश्यू का एक एग्जाम्पल मान सकते हो आप। चलते इस टाइम आपके ऑटोमेटिक हाथ हिलेंगे। स्टिमुलस एंड रेस्पॉन्स, ये जो ऊपर बता ही दिया था मैंने आपको, किसी गर्म चीज़ से हाथ लगाते तो ऑटोमेटिक रेस्पॉन्स मिल जाता है उस चीज़ का। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसका, टच करने पर तुरंत रिएक्शन। जैसे कि मैंने बताया था ऊपर पहले ही कि आप किसी गर्म चीज़ से हाथ लगाओगे तुरंत रिएक्शन मिलता है इस चीज़ का। क्योंकि रिवीजन हो गया था, इसके 4 प्रकार के टिश्यू होते हैं, वो अपन देख ही लिया था पहले। और ये आज की अपनी वीडियो यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने उन सभी मित्रों को जो बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं या जनरल तैयारी कर रहे हैं, नर्सिंग बायोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ते हैं। और इस चैनल पर आपको नर्सिंग से रिलेटेड सारी जानकारी मिलेंगी, जैसे कि आपकी सेमेस्टर की क्लास भी होंगी, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, एनाटॉमी, माइक्रोबायोलॉजी, न्यूट्रिशन, सारी चीज़ें की। और आपको नर्सिंग से रिलेटेड कोई भी जानकारी हो तो एक बार कमेंट करें, आपको 100% सोल्यूशन मिलेगा सारी चीज़ का। तो आज के अपन वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट क्लास में। तब तक कि आप अपने एग्ज़ाम है तब तक तैयारी कीजिए। और आपको नेक्स्ट जो क्लास मिलेगी वो अपन ब्लड और हार्ट के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आएंगे, उनके बारे में डिस्कस करेंगे।